नमस्कार साथियों, क्लास 10 के इकोनॉमिक्स की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोगों का एक बहुत ही लोकप्रिय विषय है मुद्रा और साख। और मुद्रा अर्थात पैसा, धन। तो मुद्रा को देखते ही सभी के आंखों में चमक आ जाती है और ये बहुत ही आवश्यक चीज़ है, आप लोग सबको जानते हैं। और मुद्रा के वर्तमान स्वरूप हम लोग देखते हैं आधुनिक रूप कि पैसे के रूप में है, कॉइन्स के रूप में है, कहीं नोट के रूप में है, कहीं पर चेक के रूप में है। तो मुद्रा तो सभी को मालूम है, इसका एक सांकेतिक वैल्यू होता है। प्रत्येक सरकार मुद्रा को अपना एक मोहर देती है। जैसे नोट में हम लोग देखते हैं लिखा हुआ रहता है कि मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। अर्थात अगर वो आदमी अगर नहीं मानेगा किसी मुद्रा को, किसी देश की मुद्रा को, उस देश का निवासी, तो उसको सज़ा भी हो सकता है। सरकारें जिस मूल्य को लिख देती है उस नोट पे 2000, 1000, 500, वह उसका मूल्य हो जाता है, या सिक्के पे लिख देती है। सरकार उसको वचन देती है कि इतना वैल्यू का चीज़ आपको मिलेगा। तो मुद्रा तो सब स्पष्ट है। अब थोड़ा सा है साख, कि साख क्या है। साख को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं क्रेडिट। जैसे आपने 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदनी है और आपके पास 100 रुपये का नोट है तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन आप 2000 की चीज़ खरीदना चाहते हैं तो आपको अपने मित्र से ऋण लेना होगा, या दुकानदार से उधार रखवाना पड़ेगा, या फिर कोई ऐसी वस्तु को रखना होगा जो कि जिसके बदले में दुकानदार आप पर विश्वास करके आपको वो पैसा, वो मूल्य की वस्तु जो है आपको दे सके। तो इस प्रकार मुद्रा और साख यही चीज़ है। अब है मुद्रा के कार्य, कि मुद्रा के क्या कार्य हैं, फंक्शंस ऑफ मनी। तो एक बहुत ही श्लोक के रूप में लिखा गया है कि मुद्रा के 4 कार्य महान: माध्यम, मापक, संचय, भुगतान। इसी में छिपा हुआ है मुद्रा के चारों कार्य। मुद्रा क्या करती है? माध्यम का काम करती है। जैसे एक बेचने वाला है जिसको क्रेता कहते हैं शुद्ध हिंदी में, और खरीदने वाला उसको क्रेता कहते हैं, और बेचने वाले को विक्रेता कहते हैं। अर्थात सेलर और बायर्स के बीच में एक मीडियम का कार्य करती है। जैसे एक दूध बेचने वाला है और एक दूध खरीदने वाला है, तो दूध बेचने वाला दूध देगा, लेकिन जो दूध खरीद रहा है उसके बदले में दूध वाले को क्या देगा? पैसा देगा, मुद्रा देगा। तो मुद्रा क्या हुआ? क्रेता और विक्रेता के बीच में एक माध्यम का कार्य कर रहा है। अब दूसरा है मापक। अब कितना, कोई सामान है, आपके पास 1 बोरी गेहूं है, तो 1 बोरी गेहूं को आप कैसे नापिएगा, कितने मूल्य का है? तो 1 बोरी गेहूं का दाम मान लीजिए कि 1000 रुपया है, तो वो मापने का कार्य करता है। या आपने दिन भर काम किया, तो कितना काम किया, आपकी मजदूरी क्या है, वो कैसे मापेंगे? वो मनी से ही मापा जा सकता है कि 500, 1000, 2000 जो भी आपकी मजदूरी होगी। तो मुद्रा मापक का भी कार्य करता है। अब संचय का भी काम करता है, डिपॉजिट भी रख सकते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि एक किसान ने 10 बोरी गेहूं उपजाया। अब 10 बोरी गेहूं तो वो 10 साल तक जमा नहीं रख सकता है, खराब हो जाएगा। लेकिन वो 10 बोरी गेहूं को बेच करके अगर 10,000 रुपया हुआ तो अपने अकाउंट में जमा रख सकता है और जब चाहे उसे निकाल सकता है। तो मुद्रा एक तरह का संचय का भी कार्य करता है। अब है भुगतान। भुगतान अर्थात पेमेंट। हम लोग किसी भी चीज़ के बदले में, किसी के काम के बदले में, किसी के सेवा के बदले में, या किसी के वस्तु के बदले में क्या भुगतान करते हैं? तो हम लोग मुद्रा को ही भुगतान करते हैं। जैसे हमारे घर में कोई बिजली मिस्त्री आया, हमारे सारे बिजली बोर्ड को बना दिया, तो हम उसको जाते वक्त क्या देंगे? मनी देंगे। तो इस प्रकार मुद्रा के कार्य अगर लिखने के लिए आ जाए तो ये आप श्लोक याद रखिए। इसे लिखें या ना लिखें, लेकिन याद करने में बहुत ही आसान होगा कि मुद्रा के 4 कार्य महान: माध्यम, मापक, संचय, भुगतान। अब एक कल्पना कीजिए कि जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग कैसे काम चलाते थे, तो लोग लेन देन कैसे करते थे, उस समय बाजारों में कैसे लेन देन करते थे? तो उस समय क्या होता था? वस्तु के बदले में वस्तु दिया जाता था। जैसे कोई गेहूं, आटा बेचने वाला आटा लेकर के बाजार में जाता था, और कोई बकरी लेने वाला भी, बकरी बेचने वाला भी बकरी लेके जाता था, कोई जूता बेचने वाला जूता लेके जाता था। अब आटे वाले को बकरी लेना है और बकरी वाले को आटा लेना है, तो वो दोनों आपस में अपना लेन देन करते थे कि हम एक बकरी देंगे, इसके बदले में मुझे इतना आटा चाहिए। दोनों में बात बनती थी तो लेन देन होता था, नहीं बनती थी तो नहीं बनता था। अब आटे वाले को बकरी लेना है और बकरी वाले को आटा लेना है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आटे वाले को जूता लेना है और बकरी वाले को आटा लेना है
तो वहाँ पर बात बिगड़ जाती थी, नहीं बनती थी। तो इस प्रकार जो लेन देन होता था वस्तु के बदले वस्तु, इसको कहते थे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा गया है कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग किसे कहते हैं। तो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग यही है कि दो बेचने खरीदने वाले के बीच में एक मेल हो, दोनों, जैसे बकरी खरीदने वाले को आटा खरीदना हो, आटा खरीदने वाले को बकरी खरीदना हो, अगर ऐसा होता है, इस प्रकार का लेन देन होता है तो उसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहते हैं। ये मुद्रा के आविष्कार के पहले की चीज़ है। जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तब आवश्यकताओं का दोहरा संयोग का उपयोग होता था। इसका एक दूसरा नाम भी है वस्तु विनिमय प्रणाली। तो प्रश्न पूछ दे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या है या वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसी में इसका अर्थ छिपा हुआ है। वस्तु विनिमय मतलब वस्तु का विनिमय, एक्सचेंज करके एक वस्तु दीजिए दूसरे वस्तु लीजिए, तो वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग करते हैं। अभी भी गाँव में वस्तु विनिमय प्रणाली कभी कभी है, कहीं कहीं देखा जाता है। जैसे अभी धान कटाई होगा तो बहुत सारे व्यापारी लोग क्या करते हैं, धान लेते हैं और उसके बदले में मूढ़ी देते हैं, या फिर हम लोग जब बच्चे रहते थे तो लोहा का वस्तु देते थे और उसके बदले में सोन पापड़ी लेते थे। तो ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है वस्तु विनिमय प्रणाली का। ऐसी बात नहीं कि वस्तु विनिमय प्रणाली बिल्कुल लुप्त हो गई है। इसमें क्या कठिनाई है ये आपने देख लिया कि अगर आवश्यकताएं नहीं मिलेंगी तो फिर लेन देन नहीं हो पाएगा। फिर बात है भाई किसी के पास 5 किलो आटा है और वो बकरी लेना भी चाहता है और बकरी वाला भी आटा लेना चाहता है, लेकिन क्या एक बकरी जिसे पालने में साल भर लगता है वो 5 किलो आटा के बदले में बदला जा सकता है? वह तो कहेगा एक बकरी के बदले में हमें 100 किलो आटा चाहिए। अब इसके पास अगर 100 केजी आटा नहीं है तो वो बकरी देना नहीं चाहेगा। तो इस प्रकार की कठिनाइयाँ वस्तु विनिमय प्रणाली में होती थी। पहला तो कि संयोग नहीं मिलता था, दूसरा उसका क्या वैल्यू होना चाहिए, कितना के बदले कितना वस्तु दिया जाए, ये भी कठिनाई होती थी। फिर मुद्रा विनिमय का माध्यम है, ये तो हम लोगों ने देख लिया मुद्रा के कार्य में ही कि मुद्रा के 4 कार्य महान, माध्यम, मापक, संचय, भुगतान। तो ये भुगतान में हम लोगों ने देखा कि ये विनिमय का माध्यम है, अर्थात विनिमय मतलब लेन देन, सीधा सा सरल हिंदी में समझिए, लेन देन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांजैक्शन, एक दूसरे से एक्सचेंज करने के लिए। जैसे हमने ये मार्कर ली दुकानदार से, तो दुकानदार को इसके बदले क्या दिया, 25 रुपया दिया, तो वो 25 रुपया लेकर के ये मार्कर दिया, अर्थात यहाँ पर लेन देन हुआ। अब उस दुकानदार को सब्जी खरीदना है तो वो दुकानदार, फिर मैंने जो 25 रुपया दिया वो 25 रुपया सब्जी वाले को देगा और उसके बदले में सब्जी लेगा। तो मुद्रा जो है वो विनिमय का माध्यम है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मुद्रा के आधुनिक रूप। मुद्रा के आधुनिक रूप, तो मुद्रा के आधुनिक रूप हैं जैसे करेंसी, सिक्के, चेक और डिजिटल पेमेंट। करेंसी किसको कहते हैं? जो कागज़ के नोट होते हैं 100, 200, 10, 20, ये सब 50, सब कागज़ के नोट जो हैं वो हैं करेंसी कहलाते हैं। और इसको जारी कौन करता है? RBI करता है। तो हमारे देश में करेंसी, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि हमारे देश में नोट को कौन जारी करता है, कौन छापता है? तो वो है संस्था RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब बहुत सारे विकसित देशों में नोटों की सेफ्टी के लिए, जैसे कि पानी वगैरह में नहीं भींगे, फटे नहीं, तो प्लास्टिक मनी का भी अब चर्चा हो रहा है बहुत सारे देशों में कि प्लास्टिक मनी चलाना चाहिए। तो आने वाले समय में हो सकता है प्लास्टिक मनी भी चले। फिर है सिक्के, ये प्राचीनतम रूप है। पहले ज़माने में जब कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था तो सोने, चांदी, तांबे वगैरह के सिक्के चलते थे। आज के समय में भी लोहे के सिक्के खूब चलते हैं। तो सिक्के हैं, ये भी आधुनिक रूप हैं, अभी भी प्रचलन में हैं। फिर है चेक। आपने देखा होगा कि अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो आपको एक चेकबुक भी मिलता है। अगर आप डिमांड करते हैं तो आपको एक चेकबुक मिलेगा। उस चेकबुक में आपका नाम भी लिखा रहेगा नीचे में, और उसमें कितना पेमेंट करना चाहता हूँ, उसमें एक सीमा भी रहती है कितना तक का आप चेक काट सकते हैं। तो अगर आपका अकाउंट है बैंक में तो आप चेक काट सकते हैं, लेकिन आप चेक कितना का काट सकते हैं? जितना आपके अकाउंट में पैसा है, उससे अधिक का अगर आप चेक काटते हैं तो उसी को कहते हैं चेक बाउंस। तो अगर चेक बाउंस हो गया तो वो आप भी सजा के भागीदार होंगे। तो आपके अकाउंट में जितना पैसा है उसके माध्यम से भी आप किसी को चेक दे सकते हैं और भुगतान कर सकते हैं।
फिर है आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर इस पर बहुत जोर दे रहे हैं, डिजिटल पेमेंट पर। अर्थात ना तो पैसा देने वाला पैसा छूता है और ना ही पैसा लेने वाला पैसा छूता है, और फिर उन लोगों के बीच में लेन देन होता है। बहुत ही फेमस नाम आजकल सुनते होंगे आप लोग, पेटीएम। पेटीएम करो, तो पेटीएम करने का मतलब क्या है कि आपने दुकानदार से 50 रुपये की सब्जी ली, उसका आप बार कोड स्कैन किए और अपने अकाउंट से उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, पेटीएम आ गए हैं, भीम ऐप आ गया है। तो इस तरह करके बहुत सारे ऐप हैं, जिस ऐप के माध्यम से अगर आपके अकाउंट में पैसा है और लेने वाले का अकाउंट है तो आप उसको पैसा नहीं दे करके सीधे उसके बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और आजकल कोरोना के समय में ऐसा बोला जा रहा है कि डिजिटल पेमेंट जो है वो बहुत ही सुरक्षित है और ये बहुत ही तरह से बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे डिजिटल पेमेंट करने से सरकार को पता चल सकता है कि आप कितना का लेन देन करते हैं, कोई टैक्स चोरी वगैरह का चांसेस घट जाता है और चोरी वगैरह होने का भी संभावना घट जाता है और कागज़ की बचत होती है। तो ये सब आधुनिक रूप है, सबसे आधुनिकतम रूप है डिजिटल पेमेंट। वैसे ज़्यादातर यूज में अभी करेंसी है, उसके बाद सिक्के हैं और बड़े लेन देन जो है वो चेक के माध्यम से भी होते हैं। अब अगला एक क्वेश्चन आता है, एग्जाम में भी कभी कभी आता है कि बैंक के कुछ कार्य लिखें। तो बैंक के क्या कार्य हैं? तो बैंक के नाम में ही छुपा हुआ है BANK। तो बी मतलब बोरोइंग, ए मतलब एक्सेप्टिंग, एन मतलब निगोशिएटिंग और के मतलब कीपिंग। अर्थात बैंक जो है वो आपके पैसे को एक्सेप्ट करता है। आपके पास ज़्यादा पैसा हो गया, आपको घर में रखने में दिक्कत हो रहा है, तो आप पैसा को बैंक में जमा कर सकते हैं। अर्थात बैंक ने आपके पैसा को एक्सेप्ट किया, आपके पैसा को रखने के लिए तैयार हुआ। तो आप जो पैसा रखेंगे 100 रुपया मान लीजिए साल भर, तो साल भर में आपको 100 रुपया ही नहीं बल्कि उसको कुछ बढ़ा के आपको मिलेगा, कुछ ब्याज भी मिलेगा। तो बैंक पैसे रखती है। अब किसी को पैसे की ज़रूरत हुई, कर्ज लेना है, गाड़ी खरीदना है, ज़मीन लेना है, शादी करनी है, तो आप उससे 10 लाख रुपये लिए तो उस पर आपको कुछ ब्याज लेता है। तो ब्याज में वो ब्याज आपसे लेता है लेकिन आपको पैसा दे देता है। तो बैंक पैसे लेता भी है, पैसे देता भी है और उसके बाद बहुत सारे काम के लिए हमारा माध्यम भी बनता है। जैसे अगर हम किसी हमारा कोई दोस्त मुंबई में है और मैं झारखंड में हूँ, तो मैं उसे ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ पैसे को, तो बैंक के माध्यम से भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो ये यहाँ पर एक माध्यम का कार्य कर रहा है। फिर बहुत सारी योजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं में बैंक जो है सरकार का मददगार साबित होती है। जैसे किसानों को ऋण देना है तो सरकार तो सीधा आकर के नहीं देती है, बैंकों के माध्यम से दिलवाती है। तो बैंक एक तरह का माध्यम का कार्य भी करती है। तो ये सारे बैंक के कार्य हैं। मुख्य रूप से बैंक के 2 ही कार्य हैं, पैसे जमा लेना और उधार देना। अब ये प्रश्न आता है कि बैंक ने पैसा लिया, पैसा दिया, तो बैंक के कर्मचारी को पैसा कहाँ से मिलता है, उसको वेतन कहाँ से मिलता है? तो ये बात जान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि बैंक ने 10 रुपया किसी से लिया और 10 रुपया उधार दे दिया, ऐसा जरूरी नहीं है। वो बैंक जो है उसके आय का स्रोत देखिए, आपको इसी में पता चल जाएगा कि बैंक को आप जब पैसा जमा करते हैं, जैसे आप 100 रुपया जमा करते हैं और आपको अगर वो 4% इंटरेस्ट लेती है, तो आप जिस समय बैंक देती है, जब आप बैंक को जमा देते हैं तो आपको मान लीजिए कि 4% वो इंटरेस्ट देती है, मतलब साल भर के बाद आपको 104 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बैंक से उधार लेता है तो उसको 4% पे ही नहीं मिलेगा, उसको 8% पर मिलेगा। तो बैंक ने दिया 4%, लिया 8%, तो ये 4 रुपये का जो फर्क हो गया, यही है बैंक के आय का स्रोत। तो बैंक के ये जो परसेंटेज है लेने और देने में, इंटरेस्ट मतलब वो जब जमा पर कम देती है और जब उससे कोई उधार लेता है तो ज़्यादा इंटरेस्ट देती है, यही अंतर बैंक के आय का स्रोत है जिससे बैंक के सारे खर्चे चलते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने बैंक के आय के स्रोत को भी देख लिया। अब हम लोग ऋण के औपचारिक स्रोत की चर्चा करेंगे। स्रोत, तो ऋण के स्रोत को अगर हम लोग कैटेगराइज करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे, तो 2 स्रोत हैं। अगर उनके सारे स्रोतों को, ऋण के सारे स्रोतों को अगर हम लोग बांटेंगे तो उसको 2 भाग में बांट सकते हैं, औपचारिक स्रोत और अनौपचारिक स्रोत।
तो औपचारिक स्रोत में कौन है? बैंक हैं, सहकारी बैंक हैं, सहकारी बैंक हैं, तो ये सब हैं ऋण के औपचारिक स्रोत हैं। अब दूसरा है अनौपचारिक स्रोत। तो अनौपचारिक स्रोत कौन है? जैसे साहूकार हैं, मालिक हैं, कोई किसान का मालिक होता है, बड़े किसान मालिक होता है, साहूकार होता है, या फिर रिश्तेदार, दोस्त, तो ये सब कोई जो हैं ऋण के अनौपचारिक स्रोत हैं। औपचारिक स्रोत बैंक, सहकारी बैंक आदि, और अनौपचारिक स्रोत में आते हैं सेठ, साहूकार, मालिक, दोस्त, रिश्तेदार, ये सब हैं अनौपचारिक स्रोत। अब आम आदमी को ज़्यादातर कहाँ से मिलता है? आम आदमी को जो मिलता है ऋण वो साहूकार, मालिक, दोस्त और रिश्तेदार से मिलता है। जो गरीब लोग होते हैं उनको इन लोगों से ज़्यादा स्रोत मिलता है, और जो बड़े लोग होते हैं, नौकरी वाले लोग होते हैं, बिजनेस वाले लोग होते हैं, उनको अनौपचारिक स्रोत से ऋण मिलता है। कारण क्या है? इसके कारण की भी चर्चा हम लोग करेंगे बाद में इसी चैप्टर में, लेकिन अभी तत्काल हम लोग को समझना है कि ऋण के औपचारिक स्रोत से क्या समझते हैं। तो ऋण के औपचारिक स्रोत का अर्थ है बैंक, सहकारी बैंक आदि, और अनौपचारिक स्रोत का अर्थ है सेठ, साहूकार, मालिक, दोस्त और रिश्तेदार से जो कर्ज प्राप्त करते हैं वो अनौपचारिक स्रोत हुए ऋण के। अब ऋण के औपचारिक स्रोत और अनौपचारिक स्रोत में क्या अंतर है? तो पहला तो यही हो गया, औपचारिक स्रोत में बैंक, सहकारी बैंक आते हैं, और अनौपचारिक स्रोत में सेठ, साहूकार, मालिक, दोस्त और रिश्तेदार आते हैं। दूसरा, जो औपचारिक स्रोत होते हैं जैसे बैंक, सहकारी बैंक वगैरह, वो सरकार के नियमों का पालन करते हैं, वो सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं, पंजीकृत अर्थात रजिस्टर्ड होते हैं, वो सरकार के नियमों को मानने के लिए बाध्य होते हैं। अगर वो सरकार के नियमों की अवहेलना करते हैं तो फिर वो परेशानी में पड़ सकते हैं। जबकि अनौपचारिक स्रोत सेठ, साहूकार, मालिक, दोस्त वगैरह, उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। फिर औपचारिक स्रोत पर आरबीआई का नियंत्रण होता है। सभी बैंकों का बैंक जिसे कहा जाता है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत के सभी बैंकों का बैंक है। उसी तरह हर देश में एक बड़ा बैंक होता है, सबसे बड़ा बैंक, तो हमारे देश में आरबीआई है जो सभी बैंकों को कंट्रोल करता है। उसी के नियमों का पालन, चाहे सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, सभी को पालन करना पड़ता है। जबकि अनौपचारिक स्रोत पर कोई नियामक संस्था नहीं होती। अब नियामक संस्था थोड़ा हार्ड हिंदी हो गया। नियामक का मतलब समझ लीजिए आपकी कंट्रोलिंग कोई संस्था नहीं होता है, कोई कंट्रोल करने वाला कोई संस्था नहीं होता है। सेठ, साहूकार, मालिक, दोस्त वगैरह को कौन कंट्रोल करेगा? तो कंट्रोल करने वाली कोई संस्था नहीं होती है अनौपचारिक स्रोत का। फिर औपचारिक स्रोत जो है, ऋण के औपचारिक स्रोत का उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक कल्याण होता है। जैसे किसानों को लोन देता है, कभी कभी लोन डूबने का भी डर होता है, छोटे छोटे व्यापारियों को, छात्रों को दिया जाता है। तो यहाँ पर सामाजिक कल्याण होता है कि कैसे देश हमारा आगे बढ़े, समाज हमारा आगे बढ़े। तो औपचारिक स्रोत का उद्देश्य होता है सामाजिक कल्याण। जबकि अनौपचारिक स्रोत का क्या उद्देश्य होता है? व्यक्तिगत लाभ होता है। अब साहूकार, सेठ वो ज़्यादा लाभ कमाना चाहते हैं, या रिश्तेदार किस लिए देते हैं कि आज मैं दे रहा हूँ, कल आप भी हमको दीजिएगा। तो यहाँ पर व्यक्तिगत लाभ होता है। फिर औपचारिक स्रोत का जो ब्याज दर होता है, इंटरेस्ट रेट जो होता है, वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही जेन्युइन होता है, उचित होता है। जबकि अनौपचारिक स्रोत के जो ब्याज दर होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं। सरकार के ऋण जो है वो 8% से 13-14% में मिल जाते हैं। 8 से 15 माना जाए अधिक से अधिक, 15% से अधिक सरकार ब्याज नहीं लेती है सालाना। लेकिन अनौपचारिक स्रोत में आप गांव में पता कीजिएगा तो मिनिमम 2% से कम इंटरेस्ट रेट मासिक में नहीं मिलता है। तो 2% भी अगर मान लिया जाए, वैसे 5% लिया जाता है, तो 2% भी माना जाए तो सालाना 24% है मिनिमम में, और अधिकतम में ये 5% भी होता है तो 60% सालाना ऋण का जो है इंटरेस्ट रेट रहता है अनौपचारिक स्रोत में। जबकि औपचारिक स्रोत में अधिकतम 15% ही सालाना होता है। तो ये था ऋण के औपचारिक स्रोत और अनौपचारिक स्रोत में अंतर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अब हम लोग चर्चा करेंगे ऋण की शर्तों की। अब बैंक ऋण कैसे देती है? यूं ही कोई जाता है और ऋण नहीं दे देती है। तो ऋण की कुछ शर्तें रखती है, कुछ कंडीशन रखता है। जो उस कंडीशन को पूरा करता है उसी को वह ऋण मिलता है। तो ऋण की क्या क्या शर्तें हैं भाई? तो ऋण की शर्तें जो है, ये जो 4 शर्तें हैं वो मुख्य रूप से हैं।
समर्थक ऋणाधार, ब्याज की दर, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीके। तो समर्थक ऋणाधार क्या है? अब कोई भी बैंक से ऋण लेने के लिए जाएगा, लोन लेने के लिए जाएगा, तो बैंक तो वैसे ही नहीं दे देगा। अब कोई जाएगा, एक आम आदमी बोलेगा हमको 20 लाख लोन दे दीजिए, तो बैंक देखती है कि वो व्यक्ति जो है उसका आय का स्रोत क्या है, वो 20 लाख रुपये चुका सकेगा या नहीं चुका सकेगा, उसका मंथली इनकम क्या है, उन्होंने ITR भरा है या नहीं भरा है, उसके कितने की ज़मीन है, कितने की उसकी पूंजी है, कितना उसका पॉलिसी है। तो ये सब जो आपकी पॉलिसी की राशि होती है, या जो आपका FD होता है, FD अर्थात फिक्स डिपॉजिट, या फिर आपका जो पॉलिसी होता है, या फिर आपकी ज़मीन की जो प्रॉपर्टी होती है, या फिर आपकी जो सैलरी होती है, ये सब आपका ऋणाधार है। तो आप बैंक जो है इन कागज़ों को देखती है, उसका जो है छाया प्रति भी लेती है, वेरीफाई करती है, तभी ऋण देती है। अगर कोई नौकरी में नहीं है तो उसका ज़मीन देखा जाता है, उसकी संपत्ति देखी जाती है। अगर कोई नौकरी में है तो उसका सालाना इनकम देखा जाता है। तो इन सारे चीज़ों को देख करके ही बैंक ऋण देती है। इन सारे चीज़ों को ही कहते हैं समर्थक ऋणाधार। अब है ब्याज की दर। जब आपको ऋण मिलता है तो बैंक आपके साथ एक समझौता करता है कि इतना % पर आपको लोन मिलेगा। 8% से लेकर 15% तक का लगभग होता है। जैसे कुछ ऋण जो होते हैं होम लोन वगैरह वो कम होता है, वो 8 से 9% के बीच में होता है। लेकिन व्यक्तिगत ऋण जो होते हैं वो 13 से 15% तक भी लिए जाते हैं ब्याज उसमें। तो ऋण का दर वो आपको कह देता है, शुरू में ही वो लिखित आपको मिल जाता है कि इतना % आपको ऋण लगेगा। तो ब्याज की दर भी आपको मालूम बता दी जाती है। आप अगर उस पर तैयार होते हैं तो ऋण मिलता है, नहीं तैयार होते हैं तो नहीं मिलता है। फिर एक कुछ आवश्यक कागजात लिए जाते हैं। तो आवश्यक कागजात क्या है? जैसे आज के समय में सबसे आवश्यक कागजात है आधार कार्ड। आपका आधार कार्ड लिया जाता है, वोटर ID लिया जाता है, बिजली का बिल लिया जाता है एड्रेस प्रूफ के लिए, ज़मीन की रसीद भी ली जाती है, ताकि आप कोई भी तरह का भाग नहीं सकें, कोई भी तरह का फ्रॉड आप नहीं कर सकें। तो ये आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लिया जाता है। इसके बावजूद भी बहुत सारे नाम हम लोग न्यूज़ में देखते हैं, विजय माल्या वगैरह। तो ये सब ठीक है, लेकिन बैंक अपनी सावधानी बरतती है और आवश्यक कागजात ऋण देते समय लेती है। फिर है भुगतान के तरीके। वो आपसे पूछती है कि आप भुगतान कैसे कीजिएगा, मंथली कीजिएगा, 3 महीने में कीजिएगा, 6 महीने में कीजिएगा, सालाना कीजिएगा। तो आप किस प्रकार कीजिएगा, किस प्रकार आपको सुविधा है, तो भुगतान के तरीके भी आपको बता देता है। प्लस आप जो है ऋण कैसे भुगतान कीजिएगा, नगद कीजिएगा या चेक के द्वारा कीजिएगा या फिर बैंक अकाउंट से ही कटवाइएगा। बहुत सारे जो सैलरी वाले लोग होते हैं वो बैंक अकाउंट से ही पैसे कटवा देते हैं। कुछ लोग जो डेली बिजनेस करने वाले होते हैं वो नगद देते हैं, कुछ लोग चेक के द्वारा भी भुगतान करते हैं। तो इन सारे शर्तों को पूरा करना पड़ता है, तब जाकर के बैंक किसी को ऋण देता है। समर्थक ऋणाधार, ब्याज की दर, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीके। इसी से आधारित एक प्रश्न पूछा जाता है कि गरीबों को, किसानों को बैंक ऋण क्यों नहीं देती है, ऋण देने से क्यों हिचकिचाती है। तो उसका कारण है कि गरीब लोग जो होते हैं, किसान लोग जो होते हैं, वो इतने बातों को नहीं समझ पाते हैं, वो समर्थक ऋणाधार नहीं ला पाते हैं, वो आवश्यक कागजात नहीं जमा कर पाते हैं। इन सारे कारणों से गरीब किसानों को ऋण नहीं दिया जाता है। वैसे RBI का सख्त निर्देश है कि आप किसानों को भी कुछ % जो है वो ऋण देना ही पड़ता है। किसानों को, विद्यार्थियों को वो कितना आपने ऋण दिया, इस पर नज़र RBI रखती है। अब एक नया है ऋण देने का स्रोत आजकल प्रचलन में, उसको कहते हैं स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह, जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप अर्थात स्वयं सहायता समूह। अब क्या है कि गांव के बहुत सारे लोग होते हैं जो बैंक नहीं जा पाते हैं, बैंक के टर्म एंड कंडीशन को, शर्तों को नहीं समझ पाते हैं, और बहुत सारे गांव में तो बैंक होते भी नहीं हैं दूर दूर तक। तो वहाँ पर कम आय की औरतें या किसान या छोटे छोटे व्यापारी स्वयं सहायता समूह बनाते हैं, जिसमें 15 से 20 मेंबर रहते हैं, और जिनकी बचत बहुत कम होती है, 100, 200, 300 की बचत होती है। तो ये छोटे छोटे बचत जमा करते हैं, और मान लीजिए उसके पास 50,000 रुपया जमा हो गया धीरे धीरे, तो उसमें से किसी सदस्य को 10,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी, तो अपने सदस्यों को वो ऋण देती है, और बहुत ही कम % पर, बैंक से भी कम रेट पर उसको लोन मिलता है।
तो ये है स्वयं सहायता समूह का कमाल। फिर जब इसके पास अच्छा पैसा जमा हो जाता है तो वो बैंक में जमा कर देती है, और बैंक में एक तरह का उन लोग का ये समर्थक ऋणाधार जो है, एक तरह का एक क्या बोल सकते हैं, गारंटी हो जाता है। अब उसके सदस्यों को बैंक आराम से ऋण देती है, और अगर उसको वसूलने में दिक्कत होता है तो स्वयं सहायता समूह के लोग उसकी गारंटी लेते हैं। स्वयं सहायता समूह के लोग कहते हैं कि हम इसकी गारंटी लेते हैं। तो स्वयं सहायता समूह आज के समय में बहुत ही हेल्पफुल है छोटे किसानों के लिए, औरतों के लिए विशेष करके। इसके माध्यम से कोई सिलाई मशीन खरीद सकता है, मुर्गी पालन कर सकता है, मधुमक्खी पालन कर सकता है, किसान बैल ले सकते हैं और जो ट्रैक्टर ले सकते हैं। तो स्वयं सहायता समूह भी ऋण का एक स्रोत है। तो हम लोगों ने ऋण का स्रोत देखा, औपचारिक अनौपचारिक, फिर हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह भी देखा जिसका प्रचलन में है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह चैप्टर आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कहीं नहीं समझ में आया है, कोई शब्द आपको नहीं समझ में आया है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।